हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। हम लोगों ने अपना चैप्टर शुरू किया है बेटा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके अंदर हमने कल बेटा पढ़ लिया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, और हमने ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हमने अच्छे से समझ लिया था। तो हमने उसको आज हम उसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे बेटा। आज हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। कल मैंने वर्बली पूरा डायग्रामेटिकली पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा दिया था। तो जिन बच्चों ने मेरा ये वीडियो अटेंड नहीं किया है, मेरा ये लास्ट का लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो वो प्लीज़ जाके लेक्चर अटेंड कर लें बेटा। ह्यूमन फिजियोलॉजी का नीट के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। और आप इस बात को इंश्योर करें कि एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन समझनी है। लेकिन अगर आप एक भी क्लास मिस कर देंगे बच्चों, तो क्या होगा बेटा, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई क्लास मिस ना करें बेटा। अब हम बिना देर करे शुरू करते हैं बेटा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। ये मैंने कल बता दिया था। ये हमारा क्या है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नोज से स्टार्ट होता है। नोज के अंदर भी ये जो हमारे अपर लिप के ऊपर जो ओपनिंग है, दैट वी कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल्स। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर। ये नेजल चैम्बर है, ये नेजल चैम्बर के अंदर जाते हैं थ्रू द नेजल पैसेज। नेजल चैम्बर कहाँ ओपन होता है बेटा, नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है बेटा, ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो फेरिंग्स क्या है बेटा, जहां से फूड और एयर दोनों ही अंदर जाते हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स इट इज अ कॉमन पैसेज। तो हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल्स से आपके नेजल चैम्बर के अंदर गया, नेजल चैम्बर से कहाँ गया, आपका फेरिंग्स में गया। अब फेरिंग्स कहाँ ओपन होगा बेटा, लैरिंग्स रीजन में। फेरिंग्स कहाँ ओपन होगा, लैरिंग्स में। लैरिंग्स को मैंने बताया था क्या बोलते हैं हम, साउंड बॉक्स। इसको हम साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर होते हैं बेटा वोकल कॉर्ड्स। इसके अंदर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स। और मैंने कल आपको बता दिया था, मैन के अंदर क्या होते हैं, थिक वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वुमेन के अंदर थिन वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इनकी डिटेलिंग भी मैंने आपको कल बता दी थी। तो फेरिंग्स किस में ओपन होते हैं, लैरिंग्स में। और लैरिंग से कहाँ जाते हैं, ट्रैकिया में, ठीक है। लैरिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना है, लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स। यानी लैरिंग्स किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का। किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का। विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड कॉल्ड साउंड बॉक्स, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis। आपको बताया था बेटा, ये हमारा क्या है, ग्लोटिस है, जहां से क्या अंदर जाएगी, एयर। लेकिन यहाँ पर ही हमारी ग्लोटिस के साथ ही ये हमारी ओपनिंग है फूड की, जिसे हम गलट कहते हैं। अब यहाँ से क्या अंदर जाएगा बेटा, फूड। तो कई बार फूड इधर ना जाके इधर एंटर ना कर जाए, इसके लिए इसके ऊपर एक फ्लैप लगा हुआ होता है, जिसे हमने क्या बोला बेटा, ईपीग्लोटिस। ईपीग्लोटिस किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज का। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। और ये देखो बेटा, इसमें साफ लिखा हुआ है, जो ग्लोटिस है वो थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, यानी जो ईपीग्लोटिस है वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर खाने को जाने से रोकना होता है, ठीक है। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। ये आपको याद रखना है, ट्रैकिया जो हमारा होता है इस तरीके से स्ट्रेट ट्यूब्स होती है, इसके अंदर इस तरीके से कार्टिलेजिनस रिंग लगी हुई होती है। मैंने बताया था शी शेप होती है। तो ये स्ट्रेट ट्यूब होती है, और कहाँ तक होती है, हमारी मिड थोरेसिक कैविटी तक होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है आपका। विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा
इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी। अब यहाँ से क्या हो जाती है बेटा, ट्रॉकिया इस तरीके से डिवाइड हो जाता है बेटा, इस तरीके से डिवाइड। अब क्वेश्चन आता है कौन से कहाँ तक डिवाइड होता है, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा वहाँ तक तो सीधा जाता है, और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किस में डिवाइड होता है बेटा, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी। किस में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी। ईच ब्रोंकी अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी। यहाँ हमने पढ़ा था ये फिर रिपीटेड इनके डिवीजन्स इस तरीके से होते हैं, और ये किस में डिवाइड होती हैं, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, और उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में क्या आते हैं, वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जब ये डिवाइड होती हैं तो ये जो ट्यूब है ये धीरे धीरे थिन होती जाती है, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के इधर बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं उसको, एल्वियोली। क्या कहते हैं, एल्वियोली। तो ये आपका पूरा लंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ब्रोंकी रिपीटेड अंडरगोज डिवीजन में जाती है, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड ब्रोंकियोल्स तक डिवाइड होती है, और उसके बाद एंडेड अप इनटू अ थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। अब देखो बेटा जो ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकी हैं, और ब्रोंकियोल्स है इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। यहां तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है, यहां तक, ठीक है, इनिशियल ब्रोंकियोल तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एल्वियोली कहते हैं। मैंने बताया ना, ये बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर है, टर्मिनल ब्रोंकियोल किस में जाते हैं बेटा, ये जो एल्वियोली है ये बहुत ही थिन है, इरेगुलर वॉल्ड है क्योंकि इधर उधर है, वेस्कुलराइज्ड है, और बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एल्वियोली बोला गया। The branching network of bronchi, bronchioles, alveoli comprises the lung. ठीक है, ब्रांचिंग जो नेटवर्क है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो ब्रोंकी है, फिर ब्रोंकियोल्स है, और फिर एल्वियोली है, ये सब क्या बनाते हैं आपका लंग। तो हमारे कितने लंग हैं बेटा, 2 लंग्स हैं। कौन सपोर्ट करता है, मैंने कल बताया था, डबल लेयर्ड प्लूरा उसको सपोर्ट करती है। उसके बीच में फ्लूइड क्यों क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। इसका फंक्शन क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर रहता है, कल मैंने सब क्लियर कराया था। ये क्या करता है बेटा, जब वो ऊपर नीचे होता है लंग्स, तो जो 2 लेयर है आपस में रगड़क ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो वो क्या करता है, प्लूरल फ्लूइड, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, फ्रिक्शन को कम करता है। अंडरस्टैंड बेटा। इसके अंदर बेटा ये वाली लाइन को बहुत अच्छे से कर लेना, ये वाली लाइन, ये वाली इंपॉर्टेंट है ये, द ट्रैकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। किससे सपोर्ट करते हैं बेटा, कार्टिलेजिनस रिंग। कहाँ तक होती है, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक होती है। तो बेटा ये नीट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को ये नहीं पता होता कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर। तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लेना। अब जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है बेटा, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होती है, इज इन क्लोज कांटेक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग, और वेयर एज जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो थोरेसिक लाइन के का उस टच पे है, थोरेसिक लाइन के सरफेस के टच पे है, और जो द पार्ट starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part। कहाँ से शुरू हुआ था बेटा, अगर हम यहाँ पर लिखे तो कहाँ से शुरू हुआ था, सबसे पहले कहाँ जा रही है एयर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद कहाँ जा रही है बेटा, नेजल चैम्बर के अंदर। नेजल चैम्बर से कहाँ जा रही है एयर, फेरिंग्स में। फेरिंग से कहाँ जा रही है लेयर, लैरिंग्स में। लैरिंग से कहाँ जा रही है लेयर, ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहाँ जा रही है लेयर, ब्रोंकी में। लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी,
लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी। अब यहाँ से प्राइमरी ब्रोंकी, ठीक है, 1 लिखा है मैंने बेटा। यहाँ से सेकेंडरी ब्रोंकी, देन टर्शरी ब्रोंकी, देन इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ठीक है, और उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ठीक है, और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल। यहां तक एयर का पाथ समझ में आया बेटा? कल भी अच्छे से समझाया था, आज फिर समझा दिया है मैंने। तो ये जो पार्ट है, जितना भी पार्ट है एयर पासेज का, ये वाला जो पार्ट है ये लंग्स का कंडक्टिंग पार्ट है, ये लंग्स का कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक है। और जो एल्वियोली, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल से कहाँ जाएगी बेटा? लेट मी चेंज द कलर। कहाँ जाएगी? एल्वियोली। कहाँ जाएगी? एल्वियोली, ठीक है। और एल्वियोली और उसकी डक्ट, फिर एल्वियोलर डक्ट के थ्रू आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से बाहर जाती है, कैसे टिश्यू एक्सचेंज होता है। तो बेटा ये जो एल्वियोली और एल्वियोलर डक्ट है ये रेस्पिरेटरी पार्ट है। समझ आया बेटा? देखो, द part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas alveoli and their duct form the respiratory or exchange part of the respiratory system. तो अंडरस्टैंड बेटा? तो ये कौन सा पार्ट बनाते हैं? रेस्पिरेटरी पार्ट बताते हैं। कौन सा? एल्वियोली और एल्वियोलर डक्ट। द कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है? टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आखिर फंक्शन है क्या? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके जो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक है, यहाँ फंक्शन है क्या? तो जो कंडक्टिंग पार्ट है बेटा, इट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली। ये क्या करता है बेटा? एटमॉस्फेयर की जो एयर होता है उसको लेता है और उसको एल्वियोली तक पहुंचाता है। तो मतलब कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्या करता है वो सब मैंने आपको एक्स्ट्रा सब कुछ कल बता दिया था, तो मेरा लेक्चर लास्ट वाला आप बेटा जरूर देखें, ठीक है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंडक्टिंग पार्ट है और इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली। और जो भी फालतू के डस्ट पार्टिकल है, हल्के छोटे मोटे पत्थर वत्थर है जो चले जाते हैं हमारी नाक में, उनसे फॉरेन पार्टिकल से उनको अलग करना है ताकि एल्वियोली तक ये फॉरेन पार्टिकल ना पहुंचे। क्लियर बच्चों? अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्या क्या फंक्शन है इसका? मैंने बताया था कि नेजल हेयर होते हैं, नेजल ग्लैंड होती है। एक तो फंक्शन है कंडक्टिंग पार्ट का, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, कहां तक? एल्वियोली तक। दूसरा फंक्शन है क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल यानी डस्ट वस्ट जो अंदर जा रही है उससे उसको क्लियर कर दे। ह्यूमिडिफाइज, उसके अंदर थोड़े से वाटर वेपर्स ऐड कर दें ताकि जो वाटर वेपर हैं वो एयर को ह्यूमिड बना दे, ड्राई एयर अंदर ना जाए। अब मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो एयर अंदर जा रही है उसका टेम्परेचर ठंडी हो सकती है, गर्म हो सकती है, तो उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के जितना होना चाहिए। तो कंडक्टिंग पार्ट ये फंक्शन भी करता है, ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये सब चीज बेटा ये आपकी नेजल चैम्बर के अंदर ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं बेटा, नेजल चैम्बर के अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है, याद रखना। और थोड़ी ये पूरी कंडक्टिंग पार्ट का ही यही फंक्शन है। अब एक्सचेंज पार्ट जो होता है जिससे हमने रेस्पिरेटरी पार्ट भी बोला है, जो कि एल्वियोली और उसकी डक्ट बनाती है, अब इसका फंक्शन क्या है? ये साइट है एक्चुअल डिफ्यूजन की, O2 और CO2 की बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। अंडरस्टैंड? तो एल्वियोली इज द एक्चुअल साइट ऑफ diffusion of O2 and CO2 between the blood and the atmospheric air। अब ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये मैं आपको बेटा समझाऊंगी, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं जो हमारा लंग्स होता है वो कहाँ पर होता है, ठीक है। लंग्स जो होता है वो हमारा कहाँ पर होता है, क्या क्या? अब देखो बेटा मैं आपको ना पहले सिंपल समझा देती हूँ। जो हमारा लंग्स होता है बेटा वो हमारा होता है थोरेसिक चैम्बर में, थोरेसिक
चैम्बर के अंदर होता है। ठीक है, लंग्स हमारा थोरेसिक चैम्बर के अंदर होता है। आपने पढ़ लिया उसके ऊपर दो कवरिंग होती है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। दो होती हैं, बाहर की साइड वाली बाहर की साइड होती है आउटर और अंदर की साइड होती है इनर। ठीक है, अब इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। क्यों होता है? फ्रैक्शन कम करने के लिए, ताकि ये आपस में रगड़ ना खाए। ठीक है, तो जो हमारा लंग्स होता है वो थोरेसिक चैम्बर के अंदर होता है और ये बहुत ही प्रोटेक्टेड मोड में होता है, बहुत ही प्रोटेक्टेड होता है। जो हमारा लंग्स होता है बेटा बहुत ही प्रोटेक्टेड होता है। अब ये देखो बेटा, ये क्या है हमारी? ये हमारी है स्टर्नम, ये हमारी है स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम। और हमारा पीछे की साइड इसी तरीके से होता है वर्टिब्रल कॉलम। क्या होता है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो जो हमारा लंग्स होता है वो वर्टिब्रल, अब यहां पर इन दोनों के बीच में ये क्या है बेटा? रिब्स। ये क्या है? रिब्स। तो ये रिब्स आगे से शुरू होते हैं और इस तरीके से पीछे तक जाके, मतलब एक तरह का केज है, एक तरह का केज है। तो जो हमारा लंग्स है वो एक तरह के थोरेसिक पिंजरे के अंदर बंद है। ठीक है, जो चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है, ये जो थोरेसिक चैम्बर है हमारा, ये एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर का मतलब है जो लंग्स की एयर है जो बाहर से आ रही है, बस वही एयर अंदर जाएगी। ऐसा नहीं इधर से भी घुस रही है बॉडी में, इधर से भी घुस रही है, उधर से भी घुस रही है, ऐसा नहीं होगा। एयर टाइट चैम्बर का मतलब है कि जो एयर बाहर से आ रही है, जो हमारे इस पार्ट से जा रही है, वही एयर लंग्स में पहुंचेगी। तो ये एयर टाइट चैम्बर है। ठीक है, तो जो लंग्स है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? थोरेसिक चैम्बर में, जो क्या है? एयर टाइट चैम्बर है। समझ में आ गया बेटा? लंग्स कहाँ है? थोरेसिक चैम्बर में। थोरेसिक चैम्बर कैसा है? एयर टाइट है। ठीक है, अब ये जो थोरेसिक चैम्बर है कैसे बनता है? मैंने बोला ना एक तरह के केज में बंद है लंग। तो डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली का मतलब समझ गए? पीछे से। डॉर्सली मतलब पिछला हिस्सा। ठीक है, तो इसके पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। इसके पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। वेंट्रली मतलब सामने का हिस्सा, ये वाला आपका पार्ट। ठीक है, तो पीछे क्या है थोरेसिक चैम्बर के? वर्टिब्रल कॉलम। आगे क्या है? स्टर्नम, ये जो मैंने आपको बताया स्टर्नम। ठीक है, लेटरली बाय द रिब्स। लेटरली मतलब साइड, साइड में, किनारे में। लेटरली मतलब इधर और इधर साइड में। वहां पर क्या है बेटा? रिब्स है। क्या है? रिब्स है। एंड ऑन द लोअर साइड बाय ए डोम शेप्ड डायाफ्राम, और लोअर साइड इस तरह का डायाफ्राम है। लोअर साइड क्या है बेटा? डायाफ्राम है। डायाफ्राम के बारे में मैं आपको बता दूं बेटा, ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मैमल्स का। ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं वो आपको सबको पता होगा, जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड होती है और जो यंग वंस को फीड कराते हैं वो मैमल्स होते हैं। अगर नहीं पता है तो अब पता चल गया, इसको भूलना मत। मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता दिया है मैमल्स क्या होते हैं। तो जो डायाफ्राम है वो डोम शेप स्ट्रक्चर है, नीचे की साइड प्रेजेंट होता है। ये जो डायाफ्राम है ये हमने कल भी पढ़ा था बेटा। ये जो डायाफ्राम है ये थोरेसिक कैविटी को किससे अलग करता है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी से। ये देखो बेटा, आपको मैं दिखाती हूं। इसके अंदर ये जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है दैट इज डायाफ्राम। और ये इसके नीचे, डायाफ्राम के नीचे जाओगे तो एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी है। और डायाफ्राम के अगर आप ऊपर जाते हो, ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये आपकी थोरेसिक कैविटी है। और थोरेसिक कैविटी में हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है। और लंग्स के ये देख रहे हो बेटा, ये क्या है? रिब्स। किनारे पे क्या है? रिब्स। इसके पीछे क्या है लंग्स में? पीछे क्या है? डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम। वेरी गुड बच्चों, पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। आगे क्या है? स्टर्नम। किनारे पे क्या है? रिब्स। और बेटा यहाँ पर ऊपर की साइड पर क्लेविकल बोन होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। कौन सी बोन होती है बेटा? क्लेविकल बोन, ऊपर की साइड, एंटीरियर हम कह सकते हैं।
ठीक है। और नीचे की साइड इसको हम पोस्टीरियर कह सकते हैं। पोस्टीरियर क्या है? डायाफ्राम। और ऊपर क्या है बेटा? क्लेविकल बोन। ये जो बोन होती है बेटा, ये जो बोन होती है, और इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं बेटा। जो फीमेल है उसके अंदर ये वाली बोन बहुत ही प्रोमिनेंट होती है और बहुत ही जिसकी दिखाई देती है उसको कहते हैं ब्यूटी बोन, की ये लड़की बड़ी ही ब्यूटीफुल है, इसकी क्लेविकल हमें दिखाई दे रही है। ठीक है। तो जनरली जो लीन लड़कियां होती है, पतली लड़कियां होती है, उनमें आपको क्लेविकल बोन इजीली दिख जाएगी, तो इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो ऊपर की साइड से तो यानी पूरा एक पिंजरा बना हुआ है जिसके अंदर लंग्स को सुरक्षित रखा गया है। ऊपर क्या है? क्लेविकल बोन। नीचे क्या है? डायाफ्राम। साइड में क्या है? रिब्स। आगे क्या है? स्टर्नम। पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। समझ आया बेटा? अब मैं डायाफ्राम के बारे में आपको बता रही थी कि डायाफ्राम का क्या है। एक तो ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमल्स का। मैमल्स क्या होते हैं बेटा? जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है और जो यंग वंस को फीड कराते हैं। डायाफ्राम, इसके अलावा डायाफ्राम क्रोकोडाइल में भी होता है बेटा। ठीक है। अब डायाफ्राम का क्या फंक्शन होता है? एक तो ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है। ठीक है। और दूसरा, ये डोम शेप स्ट्रक्चर फ्लैट हो जाता है जब हम सांस लेते हैं, तो ये फ्लैट हो जाता है। तो जो इंस्पिरेशन होता है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, तो डायाफ्राम का एक बहुत बड़ा रोल है इंस्पिरेशन में। एक्सपिरेशन में इतना रोल नहीं है डायाफ्राम का, क्योंकि वो पैसिव प्रोसेस है, वो अपने आप होता है। और लेकिन इंस्पिरेशन के अंदर डायाफ्राम का एक बड़ा सॉरी जो बड़ा रोल है। तो आपको ये याद रखना है बेटा डायाफ्राम के बारे में। अंडरस्टैंड बेटा? अब समझ में आया बेटा? तो बेटा हम इन मसल्स की और इनकी बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएंगे तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? जो थोरेसिक चैम्बर है वो किसका बना हुआ होता है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम का। किसका बना हुआ होता है थोरेसिक चैम्बर बेटा? वर्टिब्रल कॉलम का बना हुआ होता है। ठीक है। सॉरी, थोरेसिक चैम्बर के पीछे क्या होता है बेटा? डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम होता है, वेंट्रली स्टर्नम होती है, लेटरली किनारे पे रिब्स होते हैं और लोअर साइड पर डोम शेप डायाफ्राम होता है। तो जो एनाटॉमिकल सेटअप है लंग्स का थोरेंक्स में इस तरीके से है कि एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में जो भी चेंजेस होंगे वो लंग्स में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है। तो लंग्स इस तरीके से रखा गया है कि थोरेसिक चैम्बर में जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी वॉल्यूम चेंज होंगे, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे बेटा? लंग्स में होंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है बेटा, ये असेंशियल है ब्रीदिंग के लिए। ठीक है। ये किसके लिए असेंशियल है? ब्रीदिंग के लिए। हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। ये वॉलेंट्री प्रोसेस नहीं है कि मेरा मन किया तो मैं सांस लूंगा और मेरा मन नहीं किया तो मैं सांस नहीं लूंगा। ये आपकी इच्छा पर नहीं चलेगा, ये अपने आप हो रहा है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। अपने आप सांस ले रहे हो, अपने आप सांस छोड़ रहे हो। तो ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग और नॉर्मल एक्सेलेशन और इनहेलेशन हो रहा है, ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और अपने आप हो रहा है। अपने आप थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, अपने आप घट रहा है। लेकिन अगर आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हो, कई बार योगा के अंदर आप लोग रामदेव बाबा के जब योगा देखते हो, जब योगा करते हो, तो उस योगा के अंदर आप लोग अपनी सांस को कुछ सेकंड के लिए रोकते हो, फोर्सफुल इनहेलेशन करते हो, एक्सहेलेशन करते हो, वो वॉलंटरी प्रोसेस है बेटा। बट जो नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो आपका वॉलंटरी प्रोसेस नहीं है। हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम को। आई होप बेटा ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब रेस्पिरेशन है, इसके कौन कौन से स्टेप्स है? breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar layer is released out। सबसे पहला इसका है बेटा ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, सांस को लेना और सांस को छोड़ना। अब इससे क्या होता है बेटा? इससे जो एटमॉस्फेरिक एयर है जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो कहाँ पर जाती है? लंग्स में, एल्वियोली में जाती है। और जो CO2 है जो कि एल्वियोलर एयर है, एल्वियोलर एयर CO2 रिच होती है,
उसके अंदर CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो किस तरीके से एल्वोली से बाहर जाएगी। तो फर्स्ट आपका हो गया ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिससे एटमॉस्फेरिक एयर को हम अंदर लेते हैं और एल्वोलर एयर जो कि CO2 रिच होती है उसको बाहर छोड़ते हैं। सिंपल बेटा, समझ आ गया। पहला स्टेप क्या है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना और एल्वोलर एयर जो कि CO2 रिच होती है उसको बाहर छोड़ना। ठीक है। अब ये जो एल्वेओलर मेम्ब्रेन है, इसके पास होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस का डिफ्यूजन होता है, O2 और CO2। कौन सी गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब जब ये गैसेस, जब O2 बाहर आ गई है, O2 को ब्लड को दे दिया है, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ चली गई है, ब्लड के पास। ब्लड का क्या काम है, इस ऑक्सीजन को सारी जगह पहुंचाना, तभी तो हम लोगों के बाकी चीजें वर्क करती हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारी बाकी चीजें वर्क करनी बंद हो जाएगी। तो ब्लड का क्या काम है, इस ऑक्सीजन को दूर दूर तक लेके जाना। देन डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। उसके बाद जो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाता है और टिश्यूज से जो CO2 होती है उसको लेकर आ जाता है। ठीक है। लास्ट स्टेप है, ये जो सेल हैं ये इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। किस चीज के लिए यूज करते हैं, अपने जो भी रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर उसके लिए यूज करते हैं और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है। तो कितने स्टेप हैं बेटा, 5। पहले स्टेप में क्या करेंगे, सिंपल सांस अंदर लेंगे और CO2 वाली लेयर को बाहर छोड़ना। पहला स्टेप है, सांस अंदर जाएगी और जो CO2 वाली लेयर एयर है एल्वेओलर रिच वो बाहर आएगी। दूसरा, एल्वेओलर मेम्ब्रेन है, उस पे क्या होगा, O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा। तीसरा, ऑक्सीजन ब्लड ले लेगा, फिर ब्लड क्या करेगा, टिश्यूज तक लेके जाएगा ऑक्सीजन और टिश्यूज से CO2 को ले लेगा। अब क्या करेंगे, जो सेल और टिश्यूज के अंदर O2 पहुंच गई है वो इस ऑक्सीजन का यूज करेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। फिर जब कैटाबॉलिक रिएक्शन होंगी तो जब CO2 बनेगी तो वो उसको फिर से ब्लड को दे देंगे कि जा तू इसको बाहर छोड़ा। ब्लड एक पोस्टमैन है। क्या है ब्लड, इधर एक पोस्टमैन है जिसका काम है अच्छी चीजें लेके आना, बुरी चीजें लेके जाना। तो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा, आप देखो खाना भी जो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में ही होता है, एब्जॉर्ब्ड फूड को ही ब्लड ही लेके जाता है, ऑक्सीजन को भी हमारा ब्लड लेके जाता है। तो ब्लड एक तरीके का क्या है, हमारी बॉडी के अंदर पोस्टमैन है। क्या है बेटा, पोस्टमैन है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब हम मैकेनिज्म ऑफ क्या करते हैं, ब्रीदिंग। अब हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूं बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो बेटा, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के लिए आपका ये डायग्राम समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये वर्टिब्रल कॉलम दिखाया गया है, ये स्टर्नम। सबसे पहले तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के लिए किस किस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो रोल है बेटा वो रोल है आपका डायाफ्राम का, डायाफ्राम का। और दूसरा रोल है इंटरकोस्टल मसल्स का, दूसरा रोल है इंटरकोस्टल मसल्स का। ठीक है बेटा। अब इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं बेटा, ये ध्यान से समझना बेटा इसको। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, IM लिख रही हूं बेटा मैं, और ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। अब ये जो मसल्स होती हैं, क्वेश्चन आता है ये होती क्या है। मैंने आपको बताया कि ये एक स्टर्नम है और ये मान लो वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, ये रिब्स है, ये आपके रिब्स है। दो रिब्स के बीच में अब कोई भी चीज बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जहां पर भी ये वर्ड आ रहा है समझ लो वो मसल्स की मदद से हो रहा है। कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन सब पढ़ते हैं ना। ठीक है, आगे हम वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, जहां पर भी ये वर्ड आ जाए यानी उनके बीच में मसल्स है। अब रिब्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, अब ये तो है नहीं, वो तो हड्डियां हैं हमारी बॉडी में। यहाँ हमें हड्डी फील हो रही है, पीछे हमें हड्डी फील हो रही है, आगे हमें हड्डी फील हो रही है। तो हड्डियां थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी, इन हड्डियों के बीच में जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी। वही चैम्बर, मतलब वही वॉल्यूम को बढ़ाएंगी, वही वॉल्यूम को घटाएंगी। ठीक है, तो जो रिब्स के बीच में तो रिब्स, ये जो बेटा ये जो रिब्स हैं इनके बीच में जो मसल्स होती है ये मसल्स होती है इंटरकोस्टल मसल्स। समझ गए बेटा, ये मसल्स होती हैं इंटरकोस्टल मसल्स।
ठीक है। अब दो तरह की मसल्स मैंने बताया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो बेटा कैसे, ये देखो वो इस तरीके से शुरू होती है। जो रिब्स है, ये मान लो ये रिब्स है, एक रिब्स के जो वर्टिब्रल कॉलम वाले रिब्स है उसके एंड से शुरू होती है और इस तरीके से जाती है नीचे की साइड, दूसरे रिब के नीचे की साइड। पहले रिब जो वर्टिब्रल कॉलम वाला रिब्स है, ये मैं बताती हूँ बेटा, उसके ऊपर की साइड से इस तरीके से शुरू होती है और इस तरह से नीचे की साइड जाती है, ये ठीक है। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है और इसका बहुत बड़ा रोल है सांस को लेने में। एयर जब हमारे लंग्स में एंटर करती है तो इसी का रोल आता है इंस्पिरेशन का। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम ये दोनों मिलकर इंस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब आ जाता है बेटा ये कौन सी मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरनल जो होती है बेटा वो कहाँ से शुरू होती है, वो स्टर्नम वाले रिब से, ये स्टर्नम है बेटा और ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। जो इंटरनल है वो स्टर्नम से शुरू होती हैं और इस तरीके से जो रिब है उसके वर्टिब्रल कॉलम के रिब है उस पे नीचे अपर पार्ट स्टर्नम और लोअर पार्ट वर्टिब्रल कॉलम वाला रिब, वो इस तरीके से जाती है जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं बेटा। समझ आ गया। एक्सटर्नल बाहर, वर्टिब्रल कॉलम थोड़ा दूर है बाहर, तो बाहर से शुरू होती है, उस वाले रिब से शुरू होती है और नीचे की साइड इस तरीके से उनकी शेप होती है और इंटरनल की इस तरीके से शेप होती है। समझ में आ गया बेटा। ये मसल्स, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है। अब क्या होता है बेटा, सबसे पहले जब एयर लंग्स में एंटर करती है, हमने सांस ली, एयर ने लंग में एंटर किया इस तरीके से। अब क्या होता है, इस वक्त जो डायाफ्राम है ये अब ये देखो इसकी शेप ये कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो गया, तो ये जो पहले ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ गया, ठीक है। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उसकी मदद से जो रिब्स और स्टर्नम है वो रेज्ड हो गए और ऊपर की साइड आ गए, ठीक है, छाती फूल गई। अब ये देखो चेस्ट है हमारा, जब हम सांस ले रहे हैं तो ये फूल रहा है, ठीक है। जब ये फूल रहा है, जब हम सांस ले रहे हैं और ये फूल रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, ये भी नीचे हो गया, ये भी बाहर की साइड हो गए, तो ये जो थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक कैविटी है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। इसका वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो इसके अंदर जो एयर है ऑक्सीजन, उसका प्रेशर क्या है, कम। एयर का प्रेशर क्या है, कम। बाहर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका प्रेशर क्या है, ज्यादा, ठीक है, उसका प्रेशर क्या है बेटा, ज्यादा। तो इस वजह से बाहर से एयर प्रेशर ग्रेडियंट जिसे हम कहते हैं, प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है बेटा, प्रेशर का डिफरेंस। बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो बाहर से एयर अंदर एंटर कर जाएगी। अंडरस्टैंड बेटा, बाहर से एयर अंदर सब प्रेशर का खेल है, सब प्रेशर का खेल है, ठीक है बेटा। तो बाहर से एयर कहाँ आ रही है, हमारा अंदर आ रही है। समझ आया क्या होता है बेटा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, नीचे आ गया, फ्लैट हो गया, रिब्स और स्टर्नम रेज्ड, बढ़ गए, तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया, जिसकी वजह से जो अंदर प्रेशर है एयर का वो कम हो गया, बाहर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर से अंदर की तरफ, कम प्रेशर की तरफ एयर आ जाएगी। किसकी मदद से हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की मदद से हो रहा है। जो अंदर का वॉल्यूम है, लंग्स का वॉल्यूम जो बढ़ रहा है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या कहते हैं बेटा, पल्मोनरी वॉल्यूम। लंग से रिलेटेड जो वॉल्यूम है उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम। अब देखो बेटा दूसरा डायग्राम देखो, अब इसके अंदर क्या हुआ, अब हमें सांस छोड़नी है। अब डायाफ्राम है वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया, वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया, रिब्स और स्टर्नम भी वापस से नीचे आ गए, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मदद की, कोस्टल मसल्स की मदद से अब ये नीचे आ गए। वॉल्यूम क्या हो गया, कम। अंदर एयर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। अब यहां पर एयर का प्रेशर क्या हो गया बेटा, प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे, ज्यादा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर अंदर की साइड जो प्रेशर है वो हो गया ज्यादा, बाहर की साइड प्रेशर कम, तो क्या होगा, ज्यादा से बाहर की साइड जाएगी। तो ये मैंने आपको आज मोटा मोटा समझा दिया है, कल हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, कितनी बार सांस लेते हैं, कैसे बाहर जाती है, कैसे अंदर आती है।
तो ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है बेटा। इसमें कौन कौन से आपके मसल्स यूज होती हैं ये भी बता दिया है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली भी आप करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज वो अपवर्ड जा रही है, वो डायफ्राम नीचे की साइड जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पे आ रही है, डायफ्राम ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम घटने से प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम होता है। तो सब प्रेशर का खेल है बेटा। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम और डिटेल में इसको करेंगे। तो बच्चों मेरी क्लास बिल्कुल रेगुलरिटी से अटेंड करो। अगर आपको नीट में सिलेक्शन लेना है तो बाकी तो आपकी मर्जी है, अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो नहीं करो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन एनसीईआरटी इस पूरे प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है सब इधर उधर की चीजें पढ़ाते हैं, आपको फालतू का ज्ञानबाजी करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी को डिटेल के अंदर कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, लाइन टू लाइन। मेरा ही चैनल ऐसा है जो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ा रहा है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको आना है, इस पढ़ना है तो उसको अच्छे से फॉलो करो। आई गारंटी फॉर योर सिलेक्शन। ओके बेटा, तो कल हम मिलते हैं बेटा इसी टाइम, और आपको अच्छे से इस चैप्टर को और अच्छे से समझाऊंगी आगे। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।